नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। बिहार प्राइमरी टीचर का प्रैक्टिस सेट चल रहा है और आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 31 को। और इस प्रैक्टिस सेट में हम साइंस यानी कि विज्ञान के प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। और पहला प्रश्न है कि साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं। तो पूछा जा रहा है कि साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 46। तो साधारण मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं। तो कभी कभी ये प्रश्न में जो है संख्या सीधे सीधे ना देकर जोड़े में पूछी जाती है कि साधारण मानव में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो अगर इस प्रकार से पूछेगा तो इसका जवाब होगा 23 जोड़े। कितने जोड़े दोस्तों? 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या कितनी है। तो अभी हमने देखा था व्याख्या में, तो जोड़ों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, तो 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है। तो बताइए कि जीवों में अत्यधिक विविधता का क्या कारण है। तो उत्परिवर्तन कारण है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्परिवर्तन। और वैज्ञानिकों का वह समूह जिसने प्रकृतिवाद के सिद्धांत को आधुनिक रूप में दिया उसे नव डार्विनवादी कहते हैं। और नव डार्विनवादियों के अनुसार जीनों में साधारण परिवर्तनों के उपरांत नए जीव बनते हैं, जिससे उनमें विभिन्नताएं बढ़ जाती है और इसी परिवर्तन को ही उत्परिवर्तन कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जवाब क्या होगा? उत्परिवर्तन। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते। तो बताइए कि किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते। तो छिपकली में नहीं होते हैं। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, छिपकली। तो जो छिपकली है इसकी अनेक प्रजातियों सहित अनेक सरीसृपों में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। तो इसमें लिंग का निर्धारण कैसे होता है? तो पर्यावरणीय ताप से लिंग का निर्धारण होता है। अगला प्रश्न है कि पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है। तो बताइए जो पादप कोशिका होती है वो जंतु कोशिका से अलग होती है। तो किस प्रकार से अलग होती है? तो कोशिका भित्ति द्वारा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। जो पादप कोशिका है वह जंतु कोशिका से अलग होती है क्योंकि इसकी कोशिका में बाह्य जो आवरण है यानी बाहरी जो आवरण है वो कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल उसे कहते हैं, जो कि हरे पौधों में मुख्यतया सेलुलोज से निर्मित होता है, जबकि जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल नहीं पाया जाता। अगला प्रश्न है कि जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। बताइए कि पावर हाउस किसे कहते हैं। तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। बार बार पूछा गया प्रश्न है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को ही कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट है कि कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। तो इसमें पूछा गया कि शक्ति स्रोत क्या होता है। तो वही प्रश्न है, थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है। तो सही जवाब क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया। तो शक्ति स्रोत दोस्तों यह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। आगे है कि प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। तो हमें बताना है कि जो प्लाज्मा झिल्ली होती है यह किससे बनी होती है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ए और बी दोनों से, प्रोटीन तथा लिपिड दोनों से प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, तिल्ली। दोस्तों जो लसिका कोशिकाएं हैं ये एक प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं जिनका निर्माण लसिका ग्रंथि, तिल्ली या अस्थि मज्जा द्वारा किया जाता है। तो दिए गए विकल्पों के अनुसार तिल्ली इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट है कि आधुनिक आनुवांशिक विज्ञान का जनक कौन है। बताइए कि आधुनिक आनुवांशिक विज्ञान का जनक कौन है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल है। कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल ये आधुनिक आनुवांशिक विज्ञान के जनक है। तो आनुवांशिकता की खोज मेंडल ने ही की थी, इसीलिए इन्हें आनुवांशिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। आगे है कि जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में
ले जाए जाते हैं। किसके द्वारा ले जाए जाते हैं ये प्रश्न पूछा गया है, तो क्रोमोसोम द्वारा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रोमोसोम। तो दोस्तों जीवों में जो आनुवांशिक लक्षण है वो क्रोमोसोम द्वारा संतान में ले जाए जाते हैं। और क्रोमोसोम ये न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं और इसका नाम प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक वाल्डियर थे। अगला प्रश्न है कि हमारे शरीर में आनुवांशिकता की इकाई को क्या कहा जाता है। तो जो आनुवांशिकता की इकाई है उसे जीन कहते हैं। क्या कहेंगे? जीन कहते हैं। और क्रोमोसोम्स पर स्थित डीएनए की बनी एक ऐसी अति सूक्ष्म संरचना है जो कि आनुवांशिक लक्षणों का धारण एवं उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करते हैं, उन्हें ही जीन कहते हैं। तो जीन जो है यह जीवों के शरीर में आनुवांशिकता की मूलभूत इकाई होती है। अगला प्रश्न है कि डीएनए में मौजूद शर्करा होती है, तो डीऑक्सीराइबोज होती है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, डीऑक्सीराइबोज। नेक्स्ट है कि डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा की गई थी या खोजी गई थी। बताइए जो द्विकुंडली मॉडल है इसकी खोज किसने किया, तो वाटसन तथा क्रिक द्वारा। याद रखिएगा कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो डीएनए की द्विकुंडली संरचना की खोज वाटसन तथा क्रिक द्वारा की गई। आगे कि राइबोजाइम्स होते हैं। बताइए राइबोजाइम्स ये क्या होते हैं, तो आरएनए होते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, आरएनए। आगे है कि निम्न में से कौन जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है। तो बताइए कि जैव उर्वरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, राइजोबियम का प्रयोग करते हैं। बी है नीलहरित शैवाल, इसका भी प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में करते हैं। सी एजोला, इसका भी प्रयोग करते हैं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। निम्नलिखित किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं। तो बताइए सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि धान। तो विभिन्न फसलों में जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीवों जैसे कि एजेटोबैक्टर हुआ, नील हरित शैवाल हुआ, तो ये जो है इनका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों नील हरित शैवाल का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में नाइट्रोजन आपूर्ति के हेतु धान की फसल में किया जाता है। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।